स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। शाम के 6 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज रूम लाइव का। और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। इसमें बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई। अनुप्रिया पटेल भी पहुंची अमित शाह के आवास। जेपी नड्डा से सीएम योगी कल करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से भी कल मुलाकात होगी। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा। कोरोना को लेकर केंद्र को दे सकते हैं रिपोर्ट, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। जो मुलाकात चल रही थी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो अब खत्म हो गई है। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हो रही थी। अनुप्रिया पटेल भी पहुंची अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अपडेट ये है कि कल का दिन जो है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि जेपी नड्डा से सीएम योगी कल मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से भी कल करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा। कोरोना को लेकर केंद्र को रिपोर्ट सौंप सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह के साथ तकरीबन 1.5 घंटे ये बैठक चली है और इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस यूपी सदन पहुंच चुके हैं। 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। और कल का दिन भी बेहद अहम है, क्योंकि कल जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह की परिस्थितियां थी, उसको लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये बड़ी खबर है। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है, भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई है। ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 2022 का चुनाव सामने है और उससे पहले दिल्ली में इस तरह की हलचल अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अमित शाह के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, बैठक हुई। यह बैठक तकरीबन 1.5 घंटे चली। और वे इस वक्त हमारे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। गौरव यादव जो कि हमारे संवाददाता हैं, जो कि दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ न्यूज रूम में विवेक प्रकाश जी हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले विवेक जी आपसे बात करेंगे, ये बैठक क्या कहलाती है? देखिए, ये बैठक अपने आप में बहुत अहम है। और आप देखिए बीजेपी किस तरीके से किसी भी चीज़ को एक बड़ा इवेंट बना देती है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री का दिल्ली आना, और उसके बाद आप तमाम मीडिया, तमाम सुर्खियों में बीजेपी के अलावे और कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ का अमित शाह से मिलना, या कल जो जेपी नड्डा से मिलना तय हुआ है, या प्रधानमंत्री से मिलना तय हुआ है, काफ़ी मायने रखता है। यूपी में हाल फिलहाल में चुनाव होने हैं। 1.5 घंटे ये मीटिंग चली है अमित शाह के यहाँ। कयास लगाए जा रहे हैं। हर आदमी देश का ये सोचने पर मजबूर है और आज सोच रहा है कि आखिर इतनी देर की मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। कोरोना की रिपोर्ट पे तो 1.5 घंटे बात हुई नहीं होगी। और इसी बीच में अनुप्रिया पटेल का आ जाना, अनुप्रिया पटेल का अमित शाह के घर पे आ जाना, और उसके बाद हालांकि अब योगी आदित्यनाथ वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल अभी भी वहाँ हैं। अनुप्रिया पटेल एक बहुत ही अहम सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी सरकार की। दोनों ही जगह प्रचंड बहुमत में है। बावजूद इसके बीजेपी कहीं कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। मुझे लगता है कि 2022 को लेकर के स्ट्रेटजी बनानी अभी से शुरू कर चुके हैं। और जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का इसमें एकाएक, ये मीटिंग पहले से भी शेड्यूल नहीं थी, और एकाएक अमित शाह के घर पे अनुप्रिया पटेल का पहुंचना, मुझे लगता है कि छोटे दल जो कि उत्तर प्रदेश में, हालांकि आप प्रचंड बहुमत में है, 403 में 306 सीटें आपके पास हैं, लेकिन आप छोटे दलों को भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। छोटे दलों की अहमियत को आप बता रहे हैं और उन्हें ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हर पल आपके साथ हैं और हमारे आपके सहयोग की अपेक्षा हमें लगातार रहेगी। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। ये मैसेज कैडर के पास भी जाता है, ये मैसेज सहयोगी पार्टियों के पास भी जाता है, और उन्हें ये जताता है और ये कहता है कि आप हमारे साथ जब मजबूती से खड़े रहेंगे तो हम आने वाले समय में भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आएंगे। एक बड़ी संख्या में सीट हमारे पास आएगी और आप हमारे साथ रहोगे तो आप फायदे में रहोगे। आप ये समझिए 2022 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, और 22 के चुनाव को लेकर के
आपने जैसे कहा कि सिर्फ कोरोना पर 1.5 घंटे चर्चा नहीं होगी। हालांकि हम ये मान सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री अगर गृह मंत्री से मिल रहा है तो उसके पीछे जो एक शासन संबंधी चीज़ें होंगी, इन्हीं चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमित शाह को राजनीतिक का चाणक्य कहा जाता है, बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर देखे जाते हैं और उनकी स्ट्रेटजी के तहत मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ 2014 का चुनाव जीता है, 2019 का लोकसभा चुनाव जीता है, यूपी में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ आ पाए। अब जो 2-4-6 महीने तैयारियों के आपके पास बचे हैं, क्योंकि आप सीधे सीधे अब एक तरीके से मैदान में उतर चुके हैं, अब आपको सीधे जनता के सामने जा करके 4 महीने के बाद मतलब रैली निकालनी होगी, वोट मांगने शुरू करने होंगे। और जब आप जनता के पास जाएं उस वक्त उससे पहले आप अपने को इतना तैयार कर लें कि जनता आपसे सवाल न कर पाए। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो राज्य सरकार की नीतियां हैं, वो आम जनता जो यूपी के हितों में काम करे उसके लिए सब बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से कर दी जाए, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें मतलब इस तरीके से मजबूत कर दी जाएं कि जब एक विधायक अपने क्षेत्र में जाए और जा कर के वोट मांगे कि हमने पहले भी आपका नेतृत्व किया है, हमने पहले भी आपका प्रतिनिधित्व किया है। एक इमेज खराब हुई थी अभी पिछले दिनों, जो विपक्ष भी बहुत हावी हो गया था और उसके बाद अनुप्रिया पटेल की अगर हम बात करें तो वो भी खबर आ रही थी कि वो भी नाराज, तो यहाँ पर एक इमेज सुधारने की कोशिश है क्या? देखिए, 4 सहयोगी जब एक साथ रहते हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और एक कहते हैं ना कि 4 बर्तन रहेंगे तो कहीं तो खटपट तो होगी ही। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि योगी सरकार भी अपने 5 साल के शासनकाल में 4 साल सफलतम तौर से निकाल चुकी है। अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मोदी सरकार के साथ हैं और वो भी एक बेहतर एक मंत्री पद लेकर के और मौजूद हैं और उनके साथ बनी हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके अब आने वाले समय में अनुप्रिया पटेल का जो कैडर है या फिर छोटे छोटे और कौन से दल हो सकते हैं जिनको अपने साथ लिया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष तो अपने आप को लामबंद करने की कोशिश करेगा। जो तमाम पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां एकजुट होकर के और बीजेपी को हराने का प्रयास करेंगी। तमाम मुद्दे ढूंढे जाएंगे, नाकामियां ढूंढी जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ अब योगी सरकार या योगी एक मुख्यमंत्री के तौर पर अमित शाह के सामने जब आएंगे तो मुझे लगता है कि 1.5 घंटे की जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने ये जरूर बताया होगा कि कोरोना की इस महामारी में एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लखनऊ चलेंगे, एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एसके, एक बार आप हमें बताइए कि लखनऊ में आप वहां पर मौजूद हैं, राजधानी लखनऊ में किस तरह की हलचलें तेज हुई हैं इस मुलाकात के बाद, और जो कल मीटिंग होने वाली है बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़ी मीटिंग है, तो उसको लेकर किस तरह की बातें चल रही हैं? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है और लगातार उनकी बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि उन्होंने गृह मंत्री से करीब 1.5 घंटे तक बात की है और कल भी उनकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही साथ पीएम मोदी के साथ मुलाकात हो सकती है। उसको लेकर लगातार चीजें चल रही हैं। राजधानी लखनऊ में चीजें सामान्य हैं और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर कुछ न कुछ ऐसा होगा जिससे कि 2022 में खास तौर पर जो बीजेपी के जुड़े हुए लोग हैं कि 2022 में कुछ नया करने की कोशिश होगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ 1.5 घंटे की मुलाकात ये बताती है कि जहां तक हम अमित शाह की बात करेंगे तो वो गृह मंत्री होने के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके अलावा एक रणनीतिकार के तौर पर भाजपा के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं, उसके अलावा अनुप्रिया पटेल जो कि उत्तर प्रदेश समेत केंद्र की सरकार में भी सहयोगी हैं। उत्तर प्रदेश में उनके 9 विधायक हैं और एक उनके मंत्री हैं जय कुमार जैकी, जो कि जेल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको दे रखा है। लगातार अनुप्रिया पटेल ये मांग कर रही थी कि उनके जो पति हैं आशीष पटेल, उनको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद दिया जाए। तो कहीं न कहीं उम्मीद यही है कि ये कोशिश है एक सामंजस्य की। अगर हम इन सारे सिनेरियो को देखेंगे, अनुप्रिया पटेल वहां पहले से हैं, अरविंद शर्मा वहां पहले से हैं, तो कहीं न कहीं एक चीज है जो सामंजस्य बैठाने की कोशिश है। अगर हम देखें तो जब बीएल संतोष लखनऊ आए, 3 दिन तक उन्होंने बैठकें की, चाहे पहले दिन उन्होंने संगठन के साथ बैठक की, बाकी 2 दिन तक मंत्रियों और डिप्टी सीएम के साथ बैठक की। हालांकि ये सभी बैठकें अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के साथ हुई और एकांत में हुई। तो कहीं न कहीं ये कोशिश है जरूर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, संगठन बीजेपी संगठन की तरफ से कि एक सामंजस्य बैठाया जाए। और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की हम बात करें तो अब उसका फोकस अगर पश्चिम बंगाल के बाद हम जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 80 लोकसभा सीटें हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। उसके अलावा 403 विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं
कि उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों की अपेक्षा एक अलग छवि रखता है। तो जहां तक जो कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों की हम बात करें तो बीएल संतोष ट्वीट कर चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपना बयान दे चुके हैं, जो राधा मोहन सिंह यूपी बीजेपी प्रभारी हैं वो अपना बयान दे चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ कर चुके हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान एक कोविड सेंटर का दौरा किया। 18 मंडलों में तो वो गए ही, आसपास के जिलों में भी गए, यहां तक कि जो होम क्वारंटीन में लोग थे वहां भी गए, सर्वाधिक टेस्ट कराए, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो है कराया उन्होंने। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, बहुत सारी नाराजगी लोगों में है, खासतौर पर जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं। अगर हम निषाद पार्टी की बात करें तो जय कुमार निषाद को बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया है, तो उनका मैनेजमेंट हो चुका है। अगर हम दूसरे बीजेपी के सहयोगी की बात करें तो अपना दल है, अनुप्रिया पटेल पहले ही बिल्कुल। गौरव के पास चलते हैं, जो कि दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, आप लगातार वहां पर बने रहे, जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उसके बाद जब गए तो आप वहां पर थे और अभी भी वहां पर खड़े हुए हैं, तो किस तरह की हलचल, किस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं अभी? बात करें तो मुख्यमंत्री की लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात थी जो गृह मंत्री के साथ थी, और कहा अब जिस समय कोरोना दौर था उस समय कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर विपक्ष ने काफ़ी सारी कोशिशें की, काफ़ी सारी तैयारियां की कि किसी तरीके से पार्टी को घेरा जा सके या धरातल को तलाशा जा सके। ऐसे में तीसरी लहर भी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, और ये संभावनाएं उस दौर में आने की जताई जा रही है जिस समय चुनाव होना है 2022 का। अब यदि इस बीच में 2022 के चुनाव के बीच में तीसरी लहर आती है तो क्या किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, किस तरीके से पार्टी को डैमेज से बचाया जाए, किस तरीके से विपक्ष जो हावी होने की कोशिश करता है, जो कि पिछली बार भी देखा गया, अभी जो दूसरी लहर थी इसमें भी देखा गया, इस सब पर चर्चा की गई, विस्तृत रिपोर्ट दी गई कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया गया, क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी हैं तीसरी लहर को लेकर। और तीसरी लहर यदि चुनाव की दौरान आती है, यानी कि 6 महीने का समय बचा है, उसके बीच में कहीं आ जाती है और उस समय विपक्ष यदि अपनी भूमिका तलाशने की कोशिश करता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या कैसे लोगों को सुरक्षा दी जाए, ये एक अहम मुद्दा था जिस पर बात की गई। वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल भी यहाँ पे पहुंची है, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव के दौरान अध्यक्ष पद की वो दावेदारी भी कर रही हैं कुछ पार्टी। उतनी देर अनुप्रिया जी ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। एस के वाजपेयी, आपका भी बहुत शुक्रिया हम तक का तमाम खबरें पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है आज की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अमित शाह के साथ बैठक की है। अब जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो कल बैठक करेंगे। देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव, और अलीगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर है जहाँ पर महिला आयोग की सदस्य ने बेतुका बयान दिया है। क्या कुछ बयान दिया है वो हम आपको बताते हैं। मीना कुमारी ने लड़कियों को लेकर यह विवादित बयान दिया है। लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। मीना कुमारी की तरफ से कहा गया है, महिला अपराधों के लिए मोबाइल जिम्मेवार है, बेटियों पर ध्यान रखने की जरूरत है। ये मीना कुमारी की तरफ से कहा गया है। बेटियों पर नजर रखना माँ की जिम्मेदारी है। लड़कियां मोबाइल से घंटों बात करती हैं। तो इस तरह की बातें कही गई हैं यहाँ पर मीना कुमारी की तरफ से, जो कि महिला आयोग की सदस्य हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा, कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महिला सशक्तिकरण के नारे की धज्जियां उड़ाते हुए आज महिला आयोग की एक सदस्य कहती हैं कि बेटियां मोबाइल फोन पर बात करती हैं, इसलिए वो लड़कों के साथ भाग जाती हैं और उन पर नजर रखना जरूरी है। ये उस आयोग की सदस्य हैं जिसका अधिकार, जिसका मैंडेट है कि महिला अधिकारों को सुनिश्चित करें, बेटियों को सुरक्षित रखें। किस तरह के लोगों की इन आयोगों में नियुक्ति होती है ये स्पष्ट है, और इस तरह के बयान केवल वाहियात ही नहीं, इनके पद के गरिमा और इनके दायित्व के भी खिलाफ है। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो महिलाओं पर टीका टिप्पणी करते हैं इनको तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे और महिला आयोग की अध्यक्ष इनका एक्सप्लेनेशन मांगे और जनता को जवाब दे कि क्या वो केवल वहां बैठकर विभिन्न प्रचार प्रसार के लिए बैठी हैं या महिलाओं के लिए बैठी हैं।
और उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष बिमला बाथम का क्या कुछ कहना है इस पर, वो भी सुनवाते हैं आपको। देखिए, मीना कुमारी का इंटेंशन ऐसा नहीं रहा होगा। चूँकि ऐसा हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया कि चूँकि इस तरह के केस उनके पास थे उस दिन बहुत सारे जो मोबाइल से संबंधित थे, कहती इसलिए उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कियों से को फ़ोन अगर दें तो माता पिता उस पर चेक रखें। ये ऐसा उन्होंने मीना कुमारी ने मुझे बताया। लेकिन अगर भाग जाने वाली बात कही तो गलत बात है, ये नहीं कहना चाहिए। हमेशा शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और इसको हम जब मीना कुमारी से बात हुई हमारी, और वैसे भी इसमें हम गहराई से जाकर इसकी छानबीन करेंगे कि सत्य क्या है, और इस तरह के बयानबाजी बंद करनी चाहिए। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर जिला प्रशासन की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अस्पताल की जो संचालिका हैं, उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर गुहार लगाई है। ऑक्सीजन की कमी न होने का किया था दावा, और अस्पताल संचालिका डॉक्टर तुलिका का वीडियो वायरल हो रहा है। संचालिका ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने की लगा रही गुहार। अस्पताल का वीडियो 25 अप्रैल की रात का बताया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टर्स के ग्रुप में पोस्ट किया गया था वीडियो। कार्डियक सेंटर की संचालिका है वीडियो पोस्ट करने वाली डॉक्टर तुलिका। और कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, एक बार आप हमें तफसील से बताइए, वीडियो कब का है, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? अरुण जी, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो 25 अप्रैल का बताया जा रहा है। डॉक्टर तुलिका जो कोऑर्डिनेट है, जो उनका वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर तुलिका, वो लगातार इस बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कहीं से ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जाए। लेकिन वहीं प्रशासन की बात करें तो पारस हॉस्पिटल को लेकर प्रशासन लगातार इस बात को लेकर लगातार दावे कर रहा था कि ऑक्सीजन लगातार उन पर भरपूर मात्रा में थी, और वहां पर मौत की आंकड़ा की संख्या की लगातार कम देखी जा रही थी। उस बात को लेकर भी आगरा के पारस हॉस्पिटल में लगातार मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से 26 अप्रैल को जो का वीडियो पारस हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, उसमें और भी कई ऐसे मृतक के परिजन सामने आ रहे हैं जो लगातार प्रशासन को और पारस हॉस्पिटल पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। लगातार जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह के अब इस बात को आंकड़े की कालाबाजारी में फंसते हुए नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह अब सीधे तौर से कहीं न कहीं आंकड़े की कालाबाजारी में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर से अरुण जी, सीधी बात की जाए तो आगरा के कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आंकड़ों की बाजीगरी देखने को मिली। निश्चित तौर से सरकार को ऐसे प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो आंकड़ों की बाजीगरी देखने को मिलेगी, और ऐसे सभी हॉस्पिटलों की जांच करनी चाहिए जिस प्रकार आंकड़ों की बाजीगरी देखी गई। ठीक है कृष्णा त्यागी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।